दोस्तों, एक 60 साल की बूढ़ी औरत अपने 21 साल के पति के साथ किराए के कमरे में रह रही थी। लेकिन जब आधी रात होती थी तो उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की ऐसी आवाज आती थी कि उसके रूम मालकिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर आधी रात को उसका पति उस बूढ़ी औरत के साथ ऐसा क्या करता है कि उतना जोर जोर से चीखती चिल्लाती है। ये जानने के लिए उसके कमरे के पास जाती है और बाहर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता है। और इसके एक दो दिन बाद ऐसी सच्चाई सामने आती है कि जानकर इसके रूम मालकिन का होश उड़ जाता है। आज की कहानी उसी पति पत्नी और उसके रूम मालकिन की है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जो रूम मालकिन होती है उसका नाम राधिका होता है। राधिका का लगभग शादी का 5-6 महीना हुए थे कि उसका पति हार्ट अटैक की वजह से उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद राधिका पूरी तरीके से अकेला हो जाती है। इसके मायके वाले कहते हैं कि बेटा तुम यही मायके में आ जाओ, यही रहो, हम तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे। लेकिन राधिका साफ साफ कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने पति के विधवा बन के रह लूंगी, लेकिन मैं दूसरा शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, उसकी जो भाभी होती है, भाभी भी कहती है कि आप यहीं आ जाइए, आप यहीं रहिएगा, लेकिन राधिका साफ साफ वहां जाने से मना कर देती है। तो राधिका अपने घर में पूरी तरीके से अकेले हो जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर थे वो भी इस दुनिया को छोड़कर शादी से पहले ही जा चुके थे। अब राधिका घर में अकेली रहती थी और जब रात होती थी तो रात को अपने पति की याद में रोया करती थी और रोते रोते उसकी रात बीत जाती थी। और जब कुत्ते की आवाज आती थी, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी तो राधिका बहुत ही ज्यादा डर जाती थी। कभी कभी इतना डर जाती थी कि उसे रात में नींद नहीं आती थी। तो एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं नीचे का जो फ्लोर है उसे हम रेंट पर लगा देंगे, तो रेंटर आ जाएगा तो मेरे साथ रहेगा, उसके साथ ना टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत पैसा भी आ जाएगा। यही सोच करके उसके अगल बगल में मोहल्ला में जो लोग होते हैं उससे कहते हैं कि मुझे रूम रेंट पर लगाना है, कोई अगर अच्छा फैमिली मिल जाए तो बताना। इसके संयोग से एक दो दिन बाद ही एक फैमिली आते हैं जिसमें एक बूढ़ी औरत होती है और एक उसके साथ लड़का होता है। उसके गेट पर आता है, दरवाजा पीटता है तो गेट के बाहर जाते और कहती है क्या बात है, आपको किससे मिलना है। तो लड़का कहता है सुना है आपके यहाँ कमरा खाली है तो मैं कमरा रेंट पर लेने आया हूँ। ये कहती है ठीक है कि क्या आप ही दोनों रहेंगे या कोई और भी रहेगा। तो कहता है कि बस हम ही दोनों रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा और दूसरा कोई यहाँ आएगा भी नहीं। ये कहती है ठीक है, हम भी ऐसा ही फैमिली खोज रहे थे, क्या तुम दोनों माँ बेटा हो। तो लड़का कहता है नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ये जब बात सुनती है तो राधिका पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। सोचती है कि औरत 60 साल की है तो इसका पति 21 साल का कैसे हो सकता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता। तो कहती है ठीक है कि आपको रहना है तो रह लीजिए, चल के कमरा देख लीजिए। ये दोनों जाते हैं, कमरा देखते हैं और कहते हैं कि आपका कमरा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं इसे ले लूंगा और 1-2 घंटे में शिफ्ट हो जाऊंगा। दोस्तों, इसको एडवांस पैसा देता है, वो लोग चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक गाड़ी से आकर के कमरा में शिफ्ट हो जाता है। होते होते दोस्तों शाम हो जाती है और जब शाम होती है तो राधिका अपने किचन में खाना बनाने जाती है और सोचती है क्यों नहीं हम उन दोनों का भी खाना बना दे, उन दोनों का भी खाना खिला दे, क्या पता अभी आया थका उका हुआ होगा, उसके पास खाने के लिए राशन पानी होगा भी या नहीं होगा। यही सोच करके राधिका उस दोनों के लिए भी खाना बना देती है और खाना बना करके रात को लगभग 8-9 बज रहा होगा तो उसे कमरे में टिफिन लेकर जाती है। दरवाजा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई कुछ नहीं बोलता है। इस पर राधिका सोचती है हो सकता है दिन भर मेहनत किया है, रूम में शिफ्ट हुआ है तो थक गया होगा और सो गया होगा। यही सोचकर जब वापस ऊपर जा रही थी तो उसका कमरा खुलने का आवाज आता है। राधिका पीछे मुड़कर देखती है तो उसका जो पति होता है सुरेश खड़ा है। वापस जाती है और सुरेश को कहती है कि मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आई थी, सोची हूँ कि आप थके पड़े होंगे इसलिए मैं आप दोनों का खाना बना दे हूँ। सुरेश खाना लेते हुए कहता है कि आप इतना मेहनत क्यों की, आप तकलीफ क्यों, रजनी भी तो खाना किचन में बना ही रही है। ये जब सुनती है तो कहती मुझे नहीं पता था। तो कहता है कोई बात नहीं है, आप जाइए। राधिका कहती है कि मैं रजनी से मिल लेता हूँ। तो उसका पति सुरेश होता है, वो कहता है कि अभी वो थकी हुई है और सो गई है। राधिका कहती है कभी तो आपने बोले हैं कि वो खाना बना रही है तो फिर सो कैसे गई। सुरेश कहता है कि खाना बना रही थी लेकिन अचानक उसके सर में दर्द होने लगा है तो जाकर सो गई है। अब राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जब ये बोला है कि खाना बना रही थी तो फिर ये क्यों बोल रहा है कि सो गया है। लेकिन फिर भी वापस अपने रूम में चली आती है और रूम में थोड़ा बहुत सोचती है, फिर उसे इग्नोर करके सो जाती है।
दोस्तों सो जाती है और फिर आधी रात को इसके कमरे में किसी औरत को बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब राधिका पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, अपना कान को बंद कर लेती है, लेकिन इसका आवाज वो खत्म नहीं होता है। दोस्तों इतना चीखने चिल्लाने की आवाज थी कि राधिका पूरी तरीके से डर जाती है, इसका बदन पूरा डर से कांप रहा था। होते होते दोस्तों सुबह के 6 बज जाती है और 6 बजे जब उसका चीखने चिल्लाने की आवाज बंद होती है तो राधिका को नींद पड़ जाती है। एक गहरी नींद में सो जाती है और कब सुबह का 10 बज जाता है इसे पता ही नहीं चलता है। जब इसकी नींद खुलती है और घड़ी देखता है तो इसे पता चलता है कि 10 बज गया है। ये चुपचाप अपने किचन में जाती है, फटाफट चाय बनाती है और चाय पीते हुए अपने गैलरी में निकलती है। गैलरी में जाती हुई देखती है कि सुरेश नीचे फोन से बात कर रहा था। वो पूरी तरीके से तैयार था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं जा रहा हो, शायद वो ऑफिस जा रहा हो। राधिका यही सोचती है कि अचानक से सुरेश का नजर ऊपर पड़ता है और राधिका को देखकर वो मुस्कुरा देती है। इसके थोड़ी देर बाद सुरेश वहां से चला जाता है तो राधिका सोचती है यही अच्छा मौका है रजनी से बात करने का, उससे दोस्ती करने का। ये तुरंत अपने किचन में जाती है, खाना पीना बनाती है और सारा काम निपटा कर वो नीचे जाती है और रजनी के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। वो बहुत जोर से दरवाजा पीटती है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। अब ये परेशान थी कि आखिर रजनी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। थोड़ी देर बाद रजनी कहती है अंदर से कि क्या तुम राधिका हो? तो कहती है हाँ मैं राधिका हूँ, तुम दरवाजा खोलो। इसके बाद दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है राधिका को कहती है कि आप अंदर आ जाओ। राधिका को अंदर बुला लेती है और कहती है कि मेरा पति किसी को अंदर आने से साफ साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं दरवाजा बंद रखती हूँ। अब राधिका कहती है यहाँ कोई एक्स्ट्रा है तो नहीं, तुम वैसे भी यहाँ नया नया आई हो तो यहाँ तुम्हारे घर पे आएगा भी तो कौन आएगा। तो कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं अभी किस दौर से गुजर रहा हूँ। ये कहते कहते उसके आंखों से आंसू आने लगता है। राधिका कहती है कि रजनी जब रो क्यों रही है तो कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि मेरा पति का इतना कम एज है और मेरा इतना ज़्यादा एज है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो किसी और लड़की से बातचीत करते रहता है, वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो राधिका कहती है फिर आप दोनों की शादी कैसे हुई? तो कहती है इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको ये बात सब नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बस इतना जान लो कि वो मेरे से प्यार नहीं करता है, वो मुझे मानदान नहीं करता है। कहने के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अंदर से हमेशा दुखी रहती हूँ। मैं उसे जब मना करती हूँ तो किसी लड़की से बात न करे तो मुझे ही डांटने लगता है, मुझे गाली देने लगता है और यहाँ तो कभी कभी वो मुझे मार भी देता है। राधिका ये बात सुनती है तो राधिका को बड़ा दुख होता है। ये कहती है कि सब ठीक है, लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही है कि आपकी इतनी अधिक एज है, आपके पति का इतना कम एज है, तो आप दोनों की शादी कैसे हुई? रजनी साफ साफ कहती है कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं आपको ये बात नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि खुदा न खास्ते अगर मेरे पति को पता चल जाएगा तो मेरे साथ वो बहुत ही बुरा करेंगे। इसके बाद राधिका कहती है ठीक है, यदि आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं है। रजनी कहती है आप चले जाइए, कहीं अगर मेरा पति यहाँ आ गए और जान जाएगा तुम मेरे यहाँ आई हो और मैं आपसे बात की हूँ तो मेरे साथ वो बहुत ही बुरा करेंगे। राधिका वो बात सुन करके चुपचाप उस कमरे से निकल जाती है, लेकिन राधिका बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मनी मनी सोच रही थी कि कैसा उसका पति है, जब नहीं करना तो शादी ही नहीं करता, लेकिन शादी करके इसे कैद रखता है और इसे इतना दुख देता है तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यही सोच रही थी, इसको मन में बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी सोचती है जाने दो, अगर वो अच्छा रहती, अच्छे लोग रहते तो हम उससे मिल के रहते, नहीं तो बस रेंटर रहेगी। और यही सोचकर अपने वो जो डेली का रूटीन होता है वो रूटीन में लग जाती है। फिर दोस्तों करते करते रात होती है और आधी रात को फिर वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ से राधिका परेशान होने लगती है। लेकिन इस बार राधिका सोचती है कि क्यों नहीं पता किया जाए कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। ये जानने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उस आवाज़ जो सुनती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे उतर रही थी वो आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। ये आवाज़ को पहचानते पहचानते रजनी के कमरे तक पहुंच जाता है और उसे गेट पर जाती है तो देखती है कि आवाज़ रजनी के कमरे से ही आ रहा था। आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रजनी की ही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो राधिका बाहर से दरवाजा पीटने लगती है। तो काफ़ी देर तो दरवाजा पीटती है लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलता है और लगातार रजनी अंदर चिल्ला रही होती है। इससे समझ में नहीं आ रहा था, इसका दरवाजा पिटते पिटते हाथ दुखने लगता है लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलता है। अब राधिका परेशान हो जाती है, ये सोचती है कि मैं ऐसे लोगों को रूम भाड़े पे ही क्यों दी। यही सोते सोते ये ऊपर चली जाती है और सोचती किसी को बुला लो, लेकिन आधी रात को अगर वो बुलाए तो
बुलाए किसको। यही सोते सोते सुबह का 5 बज जाता है और राधिका अपने गैलरी में बैठकर यही सोच रही थी कि कब सुरेश बाहर निकले कि मैं उससे पूछूं कि आखिर वो रात को अपने पत्नी के साथ ऐसा क्या करता है। 7 बज जाता है दोस्तों, और 7 बजे दूध वाला आता है और दूध लेने के लिए राधिका नीचे गेट पर जाती है। और जब गेट पर जाती है तो उसी समय सुरेश अपने कमरे से बाहर निकलता है और गेट पर जाकर जैसे ही गेट से बाहर निकलता है तो राधिका कहती है, रुको सुरेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुरेश जैसे ही बात सुनता है पीछे मुड़ता है और कहता है कि मुझे पता है आप किस बारे में बात करोगी। दोस्तों उसके चेहरा पर पूरी तरीके से उदासी छा गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डर गया है। फिर भी वो कहता है, मैं जानता हूं तुम रजनी के बारे में चिंता कर रही हो और रजनी के बारे में ही तुम पूछना चाह रही हो। मैं भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर आपके पास यदि कोई इसका उपाय हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो राधिका कहती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, अगर आप बताइएगा तभी तो मैं कोई उपाय बता सकती हूँ। तो ये कहता है कि सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि वो मेरे पे बहुत ही ज़्यादा शक करती है कि तुम ही बताओ कि मेरे गांव में मेरे एक अच्छे खासे लड़के से शादी फिक्स हुई थी, मेरे माता पिता का पैसे का कोई कमी नहीं है, लेकिन रजनी मेरे घर पे नौकरानी थी और मुझे इससे प्यार हो गया था और इससे प्यार के चक्कर में ही मैं उस लड़की को ठुकरा दिया, मैं उससे शादी नहीं किया और रजनी से शादी करके मैं यहाँ चला आया। इसके बाद मेरे घर वाले भी मुझे अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दिए, लेकिन फिर भी मैं रजनी का साथ नहीं छोड़ा। आप भी देख रही हो कि मेरा कितना कम एज है और रजनी का कितना ज्यादा एज है, फिर भी मैं उसके प्यार के लिए उससे शादी किया, लेकिन रजनी आज मेरे पे ही शक करती है। मुझे ही वो कहती है कि मैं किसी से बात करता हूँ इसलिए मेरे पे वो चीखती चिल्लाती है और मेरे से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है। और वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे उसका एज बढ़ रहा है उसका मानसिक संतुलन भी खराब होते जा रहा है। और कभी कभी तो इस तरीके से करती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हो मेरे पे हमला कर दी और मुझे वो मार ही देगी। इसके बाद रजनी कहती है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे अपने कमरे का चाबी दे दो, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी, क्या पता वो ठीक हो जाए। तो ये कहता है कि मैं उसका इलाज भी करवा रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी वो ठीक होने वाला नहीं है और मैं इसीलिए उसे साफ साफ मना कर दिया हूँ कि कोई भी कमरे में आए तो उसे नहीं आने देना, क्योंकि मैं नहीं रहता हूँ और रूम में कोई चली जाएगी तो उसके साथ वो कुछ गलत न कर दे। राधिका कहती है, कोई बात नहीं है, जो भी होगा मैं समझ लूंगी, लेकिन मुझे अपने घर का चाबी दे दो, मैं उससे बात करूंगी, हो सकता है मैं समझाऊं, मैं उससे बात करूंगी, हो सकता है मेरी बात समझे और धीरे धीरे ठीक होने लगे। ये कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम उससे बात कर सकती हो। दोस्तों इसके बाद सुरेश उस घर का चाबी राधिका को दे देता है और कहता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि आप पे वो हमला कर रही है तो आप तुरंत कमरे से बाहर निकल जाना और मुझे फोन कर देना। इसके बाद सुरेश वहां से चला जाता है और राधिका चाबी लेकर के अपने फ्लैट पे चली जाती है। और उससे कुछ देर बाद लगभग 10 से 11 बजे राधिका रजनी के कमरे में जाती है और अचानक रजनी जब राधिका को देखती है तो पूरे तरीके से चौंक जाती है। उससे कहती यहाँ बैठिए और उस समय उसका हाथ पर देखती है कि बहुत ही ज्यादा मतलब जले हुए का निशान था। राधिका कहती है, तुम्हारे हाथ पे जले का निशान कैसा है? तो रजनी कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं खाना बना रही थी तो थोड़ा सा जल गया है। इसके बाद राधिका कहती है कि तुम्हें कोई परेशानी है, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो रजनी कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी राधिका जानना चाह रही थी कि उसका पति जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। एक बार रजनी के मुंह से सुनना चाह रही थी, लेकिन रजनी कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहती हूँ। अब राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि कल जो औरत ये कह रही थी कि मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट देता है, मुझे दुख देता है, आज ये ऐसे क्यों बोल रही है। तो राधिका को लगता है कि क्या पता कहीं ऐसा न हो कि सुरेश जो कर रहा है वो सारा बात सच हो। यही बात राधिका सोच ही रही थी कि रजनी कहती है कि मुझे आपका फ्लोर देखना है, मुझे आपका कमरा देखना है कि आप अपने कमरे को कैसे सजा के रखी हो, ताकि मैं भी अपने कमरों को हूबहू उसी तरीके से सजाऊं ताकि मेरा पति आए तो देखकर खुश हो जाए। इसके बाद राधिका कहती है, ठीक है, आप मेरे साथ मेरे कमरे पर चलिए। इसके बाद राधिका आगे आगे बढ़ती है और पीछे पीछे रजनी इसके साथ चल पड़ती है। और जब राधिका ऊपर अपने फ्लोर पर जाती है तो जैसे ही अपने कमरे में घुसती है कि पीछे से रजनी उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़कर कहती है कि तुम जानना चाहती हो कि जले का निशान कैसा है? तो राधिका कहती है कि हाँ ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा हाथ कैसे जला। तो कहता है कि उस दिन जो मैं आपसे बात की वो पूरे बात मेरे पति ने सुन लिया, शायद कमरे में कुछ ऐसा चीज लगा रखा है कि मैं किसी से बात करती हूँ तो सुन लेता है। और उसी के बाद अगले दिन जब आया तो रड गरम करके ये सब दाग दिया और मेरे साथ
बहुत ही अत्याचार करते हैं। जब ये बात राधिका सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि इसका पति इसका दोष लगा रहा है और पत्नी उसका दोष लगा रहा है। और राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। तो रजनी कहते एक काम कीजिए कि मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए ताकि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, तब आपको असलियत पता चल जाएगा। तो राधिका कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि सब ठीक हो जाए। इसके बाद राधिका कहती है कि वो तुम्हारे से इतना कष्ट है, इतना दिक्कत है, तो तुम उसे पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर देती हो। तो रजनी कहती है कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, वो जेल चला जाएगा तो मेरे से नफरत करने लगेगा, और मेरा अभी कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, और मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा तब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे रखने वाला कौन होगा। इसलिए मैं पुलिस को नहीं बताते हूँ, लेकिन आप कैमरा लगा दीजिए, अगर आपको पता चलेगा तो आप पे दोष जाएगा, वो जेल जाएगा, उसे सजा मिलेगा, तो शायद वो ठीक हो जाए और मुझे अच्छा से रखने लगे। तो ये ठीक है, इसे अपने कमरे में ले जाती है और पूरा कमरा घुमा घुमा के हर चीज़ें कहाँ पे क्या रखा है सभी चीज़ें दिखा देती है। इसके बाद रजनी अपने फ्लैट पे चली जाती है और राधिका वहीं अपने कमरे में यही सब सोच रही थी कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। यही सोते सोते जो तो दिन भर का वक्त भी जाता है और रात बीतता है, तो राधिका कुछ अच्छा खाना बनाई थी तो सोचती है क्यों नहीं इसमें से कुछ खाना उस नीचे भी दे दिया जाए। तो खाना में से कुछ जब नीचे देने जाती है तो सीढ़ी के पास ही थी, तो आवाज़ सुनती है कि रजनी फ़ोन से किसी से बात कर रही थी कि तुम रात को आ जाओ, वो बहुत ही कमज़ोर है, वो तुम लोग से जीतेगी नहीं, बाकी सब हम देख लेंगे। जब राधिका ये बात सुनती है तो राधिका सोचती है कि जरूर ये सारा जो काम है ये औरत करती है, औरत ही गलत करती है और ये जानबूझ के चिल्लाती है ताकि सुरेश फंस जाए। यही सोच करके राधिका खाना लेकर के बैक हो जाती है और उसी की दोस्त थी जिसका नाम रेनू था, रेनू को फ़ोन कर देती है। तो जो रेनू थी वो पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जॉब करती थी, तो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम मेरा मदद करोगी तो अपने टीम के साथ आज रात को यहाँ आ जाओ और क्या सच्चाई है सारी बात को तुम पता लगा कर बताओ। रेनू कहती है ठीक है, और इसके बाद राधिका गैलरी में बैठ करके रेनू का इंतजार करने लगती है। थोड़ी बार सोचती है मैं खाना खा लेती हूँ, तो राधिका खाना खाने जाती है और जैसे ही खाना खाती है उसे दोस्तों नींद आ जाती है। इसके बाद राधिका सो जाती है और जब राधिका की आंखें खुलती है तो देखती है कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर पे खाना खाई हूँ, अपने घर पे थी, तो अचानक मैं हॉस्पिटल पे कैसे आ गई। तभी सामने देखती है जिसका दोस्त जो पुलिस में रेनू होती है इसके सामने ही खड़ी होती है। तो रेनू का कहती है कि मैं अपने घर से यहाँ कैसे आई, अब मुझे क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुँच गई। तो रेनू कहती है कि तुम किस्मत वाली हो कि तुम बच गई, और तुम बहुत बड़ी काम की हो कि जानती हो कि गैंग घूम रहा है जो पति पत्नी का भेष बनाकर, जो लाचार औरत होते हैं, लाचार लोग होते हैं, उसके यहाँ रेंट पे कमरा लेता है और फिर उसका सच्चाई जान करके, सारा भेद जान करके उसे अपने में उलझा लेता है। ऐसा लगता है कि दोनों कष्ट में हो तो वो लोग इसके चक्कर में फंस जाता है, अपने सारी कमरा उमरा दिखा देता है और इसके बाद वो पूरा उसका सामान चोरी करके चला जाता है। तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा ही होने वाला था, उसका एक गिरोह चलता है, उसी में से जो पति पत्नी थे वो तुम्हारे घर पे गया हुआ था, उसका गिरोह चलता है, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे गई तो इसका अरेस्ट कर ली और सारी सच्चाई सामने आ गई। तुम्हें भी उस दिन वो खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था जिससे तुम बेहोश हो गई और तुमको नींद आ गया था, लेकिन शुक्र मनाओ मैं वहां पहुंच गई जिससे तुम बच गई और तुम्हें लेकर के मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी और दोनों का अरेस्ट करने से उसका जो गैंग है पूरा गैंग पकड़ा गया। दोस्तों बात जब राधिका सुनती है तो इसे बड़ा ही अजीब लगता है। ये सोचती है कि इंसान आजकल कितना गिर गया है कि पैसों के लालच में कुछ भी करती है, आजकल किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। ये सोचकर राधिका बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और इसके बाद ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए हम कमरा रेंट पर नहीं लगाएंगे। इसके बाद राधिका स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है, उसी से कुछ पैसा आता था और उसी से इसका जीवन चलने लगता है। तो दोस्तों आप लोग भी यदि रेंट पे कमरा लगाते हैं तो पहले समझ ले कि जो रेंट पर लेने आया है उसका सोच क्या है, उसका मानसिकता क्या है। इतनी जल्दी किसी पे भरोसा न कर ले, और भरोसा भी करे तो सावधान रहे, सचेत रहे। बाकी मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।